चैप्टर 16 यादवी का गृह प्रवेश। फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 16 यादवी का गृह प्रवेश। कोष्टक। जब वंशवीर उस आदमी की बात को सुनता है तो वह नाखुश होते हुए गुस्से से बोलता है, तुमने सही कहा कि एक हाई रैंक ऑफिशियल हमें क्रश करने की ताकत रखता है, पर कैपिटल सिटी के उत्तरी इलाके के मामले वह चीज नहीं है जो उस जैसी एक तुच्छ कमांडर अकेले संभाल सकती है। आखिर में कोई भी मामला सिर्फ उस तक या मेरे तक ही नहीं रहेगा, बल्कि यह मामला हमसे नीचे तुम लोगों से भी जुड़ा हुआ होगा। अगर हम उसकी मदद नहीं करते हैं और कैपिटल सिटी का यह उत्तरी इलाका ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है तो उसकी पोजीशन भी खतरे में आ सकती है। उद्धरण चिन्ह। वंशवीर की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति दोबारा से अपनी सोच को सामने रखते हुए बोलता है, पर आखिरकार वह है तो दक्ष रावत की बेटी ही ना। और मैं यहाँ तक भी सुना है कि उसकी शादी साहिल वेदा के साथ तय हो चुकी है। साहिल वेदा प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। हम उसको नाराज करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। वही बात में साहिल वेदा का जिक्र होते ही वंशवीर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह बोलता है, इस ग्रुप मीटिंग का दूसरा मुद्दा यही है। मुझे राजमहल से यह खबर मिली है कि आज समीक्षा रावत ने साहिल वेदा के साथ अपनी शादी कैंसिल करने के लिए महाराज से रिक्वेस्ट की थी। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि साहिल वेदा ने रॉयल पैलेस के बाहर समीक्षा रावत को जानबूझकर गुस्सा भी दिलाया था। उन दोनों में बिल्कुल भी अच्छा रिश्ता नहीं है, जिसके हिसाब से हम समीक्षा रावत को तो नाराज कर सकते हैं पर साहिल वेदा को नहीं। वह साहिल वेदा हमारे ऑफिस को बस फॉर्मेलिटी के लिए ही ज्वाइन कर रहा है। वह जल्द ही आज या कल में प्रमोट हो जाएगा, इसलिए हमें उसको नाराज करने की जगह उसकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है और उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनकर ग्रुप में से एक शख्स इस खबर पर शक करते हुए पूछता है, क्या ये खबर बिल्कुल सही है? उद्धरण चिन्ह। उस व्यक्ति की बात को सुनकर उस ग्रुप के सभी लोग वंशवीर को ऐसे देखने लगते हैं जैसे उन्हें भी इस सवाल का जवाब जानना हो। इस सवाल को सुनकर वंशवीर गुस्से से बोलता है, ऑफ कोर्स ये खबर बिल्कुल सच्ची है। आखिरकार इस खबर को पाने के लिए मैंने 3000 सिल्वर मुद्राओं को खर्च किया है। उद्धरण चिन्ह। वंशवीर की इस बात को सुनकर यह साफ साफ पता चलता है कि राजमहल में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिन्हें खबरों की असली कीमत का पता होता है, जिसके हिसाब से वह तुरंत ही ऐसे लोगों को एक खबर देने के लिए ढूंढ लेते हैं जिन्हें ऐसी खबरों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वंशवीर इस टॉपिक को चेंज करता है और बोलता है, उन दोनों के बीच में जो भी रिश्ता हो वह पूरी अलग बात है। फिलहाल के लिए यह जरूरी है कि अगर समीक्षा रावत अपनी इच्छा अनुसार हमारे अकॉर्डिंग चलकर मुनाफे में हमसे ज्यादा हिस्सा नहीं मांगती है तो यह उसके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से सभी लोग आराम से ऊपर अच्छा बनकर नीचे से खूब मुनाफा कमा पाएंगे और आपस में बराबरी से बांट पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ देर और डिस्कशन करने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सैम पंडित बैंक नोटों की कई गद्दियां लेकर 100 फ्लावर पवेलियन में पहुंच चुका था। जब वह मैनेजर को देखता है तो वैसे ही वह यादवी को बचे हुए पैसे देकर पवेलियन से छुड़वा लेता है। इस समय यादवी अपने रहने वाले स्थान को छोड़कर बिल्कुल भी आंसू नहीं बहा रही थी, बल्कि वह तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर वक्त वक्त पर मुस्कुराए जा रही थी। इससे पहले कि यादवी पवेलियन को छोड़कर वहां से जाती, उससे पहले मैनेजर यादवी के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, यादवी, वह प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। जब तुम वहां जाओ तो तुम्हें कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यंग मास्टर साहिल की मन लगाकर अच्छे से सेवा करनी है और तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। सीधा सीधा कहा जाए तो इस वक्त मैनेजर यादवी को साहिल के घर पर बिल्कुल गाय बनकर रहने की सलाह दे रही थी, जिसे ज्यादा किसी चीज का मोह ना हो। मैनेजर की बात को सुनकर यादवी अपने सर को हाँ में हिलाती है और मैनेजर की सलाह को अपने दिल में अच्छे से संजो कर रख लेती है। फिर कुछ पल बाद 100 फ्लावर पवेलियन से सैम पंडित का शाही रथ धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर निवास की तरफ बढ़ जाता है और यह खबर जल्दी से पूरी कैपिटल सिटी में फैल जाती है। 8 मिलियन सिल्वर मुद्राओं में एक मैडम को पवेलियन से छुड़वाया गया। उद्धरण। और खबर में इस प्राइज को सुनकर सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध हो चुके थे। पर यह सारी बातें फिर कभी डिस्कस करने के लिए थी। जब यादवी वेदा खानदान के निवास स्थान पर पहुंचती है तो उसे साहिल वेदा उसी का इंतजार करते हुए बाहर खड़े दिखाई देता है, जिसको देखकर वह शाही रथ से नीचे उतर जाती है। उसको नीचे उतरते देख साहिल आगे बढ़कर उसका स्वागत करता है। फिर दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े वेदा निवास में एंटर करते हैं और अंदर जाते हुए साहिल स्माइल करता है, चलो अभी कुछ दिन के लिए यहीं पर रहते हैं। जब मेरा और महेंद्र अग्रवाल का मामला खत्म हो जाएगा तब हम हमारे घर चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। साहिल की इस बात में हमारे शब्द को सुनकर यादवी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
वह जवाब में बस स्माइल करते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती है। फिर इसके तुरंत बाद ही साहिल यादवी को अपने परिवार से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वह यादवी को सबसे पहले अपने पिता सौरभ वेदा से मिलवाता है। जब सौरभ वेदा यादवी को देखता है तो वह एक पिता की तरह स्माइल करते हुए यादवी के सर पर हाथ को रखता है और फिर साहिल को देखकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, मेरे बेटे तुम्हारी चॉइस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त यादवी की खूबसूरती थी ही इस लेवल पर कि सौरभ वेदा के मुंह से यह शब्द अपने आप ही निकल गए थे। सौरभ वेदा से यादवी को मिलवाने के बाद राहुल यादवी को सौरभ वेदा की सभी पत्नियों से मिलवाता है, मतलब अपनी सभी माँओं से मिलवाता है, जिनमें साहिल वेदा की बायोलॉजिकल माँ भी शामिल थी। वह सभी भी यादवी को काफी ज्यादा पसंद करती हैं। वहीं दूसरी तरफ यादवी भी बिना उनकी डिसरिस्पेक्ट किए सबसे पूरे आदर के साथ मिल रही थी। अभी सभी आपस में मिलना मिलाना कर ही रहे थे कि तभी एक छोटी 7 या 8 साल की बच्ची वहां आकर स्माइल करती है और बोलती है, क्या ये तीसरे भाई की पत्नी है? ये तो सबसे बड़ी भाभी और दूसरी सबसे बड़ी भाभी से भी ज्यादा सुंदर हैं। तीसरे भाई तुम बेस्ट हो। उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा के 3 बेटे और सिर्फ एक बेटी थी, जिसका नाम निशा वेदा था, जिसे प्यार से घर में निशु बुलाया जाता था और यह भी उसी माँ से जन्मी थी जिस माँ से साहिल वेदा जन्मा था, जिसके कारण साहिल और निशु में जो रिश्ता था वह सबसे ज्यादा बेस्ट था। वहीं दूसरी तरफ साहिल वेदा की माँ यादवी को देखती हुई स्माइल करती हैं और बोलती हैं, यादवी तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। तुम अब से बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर कर सकती हो। आज से हम एक फैमिली हैं। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा की माँ की यह बात सुनकर यादवी को अपने दिल में गर्माहट का एहसास होता है। यादवी बेचारी ने तो यहाँ आने से पहले अपने आप को खुद के साथ होने वाले कठोर व्यवहार के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया था। आखिरकार उसको अपने बैकग्राउंड का तो पता ही था। उसके हिसाब से तो जब वह प्राइम मिनिस्टर के निवास में साहिल की कॉन्क्यूबाइन बनकर आएगी तो भी सभी लोग उसे निचली नजरों से ही देखने वाले थे। पर उसकी सोच के बिल्कुल उल्ट सौरभ वेदा और साहिल वेदा की माँ दोनों ही उसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहे थे। उसको अपनी बेटी जैसा समझ रहे थे। फिर कुछ देर बाद फैमिली डिनर की बारी आ जाती है। निशा वेदा तो वह लड़की थी जिसे सुंदरता से कुछ ज्यादा ही लगाव था, जिसके कारण वह यादवी को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही थी और जब से वह यादवी से मिली थी तब से उसी के साथ चिपक कर रह रही थी। और निशा की इस हरकत से यादवी को बिल्कुल एक अपनेपन की परिवार वाली फीलिंग आ रही थी। फैमिली डिनर खत्म होने के बाद साहिल यादवी को अपने कमरे में ले आता है। इस वक्त कमरे में दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने बेड पर बैठे हुए थे। साहिल बहुत ही प्यार से यादवी के बालों को सहलाता है और प्यार से बोलता है, वह सब कुछ झेलना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा, पर तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन की पोजीशन ही दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। एक फैमिली में कॉन्क्यूबाइन की पोजीशन ज्यादा हाई नहीं होती थी। कॉन्क्यूबाइन से शादी करना असली शादी करने से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। असली शादी में रस्में निभाई जाती हैं, पर कॉन्क्यूबाइन बनाने के लिए किसी भी रस्म को करने की जरूरत नहीं होती है। कॉन्क्यूबाइन बनाने के लिए बस एक मर्द एक स्त्री की जिम्मेदारी समाज में पूरे होशो आवाजों में लेता है, जिसके बाद वह औरत उस आदमी के घर की मान मर्यादा बन जाती है। हालांकि साहिल जो धरती से था, उसके लिए उसकी सभी होने वाली पत्नियां एक बराबर ही थीं, जिसके हिसाब से उसको तो यादवी से असली शादी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर सौरभ वेदा इसके लिए कभी भी मानने वाला नहीं था। साहिल की इस बात को सुनकर यादवी प्यारी सी हंसी हंसते हुए बोलती है, हब्बी तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो पहले से ही तुम्हारी बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि तुमने मुझे वहां से इतनी जल्दी छुड़वा लिया। मैं पहले से ही इस बात से संतुष्ट हूँ कि मुझे हमेशा तुम्हारी साइड रहकर तुम्हें सर्व करने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए स्टेटस जरूरी नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर भी लेकर आते तो मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। यादवी को पहले से ही यह पता था कि उसके बैकग्राउंड के हिसाब से कॉन्क्यूबाइन बनना उसकी लिमिट थी, इससे ज्यादा की आशा तो उसने कभी की भी नहीं थी। यादवी की इस बात को सुनकर साहिल यादवी की आंखों में प्यार से देखते हुए उसके ऊपर धीरे धीरे झुकने लगता है। बैंग बैंग बैंग। उद्धरण चिन्ह। वहीं अभी कमरे में रोमांटिक माहौल बन ही रहा था कि तभी अचानक से दरवाजे को कोई लगातार जोर से खटखटाता है। इस आवाज को सुनकर साहिल मूड खराब होने की वजह से गुस्से से चिल्लाता है, कौन है बाहर? उद्धरण चिन्ह। साहिल के इस सवाल पर कमरे के बाहर से निशा की आवाज आती है, तीसरे भाई। मैं हूँ। मैं यादवी दीदी के साथ सोना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। साहिल चिढ़ते हुए बोलता है, यह क्या बकवास है? यहाँ पर तुम्हारे सोने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। चलो जल्दी से अपने कमरे में जाओ और सो जाओ।
उद्धरण चिन्ह। साहिल के इतना बोलने के बाद बाहर बिल्कुल शांति हो जाती है और निशा के कदमों की दूर जाने की आवाज आने लगती है। यादवी साहिल को चिढ़ते देख अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाती। ही, छोटी बहना सच में क्यूट है। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बोलता है, वह सच में क्यूट तो है, पर कभी कभी वह कुछ ज्यादा ही परेशान कर देती है। उद्धरण चिन्ह। फिर से कमरे का माहौल रोमांटिक होने लगता है। जैसे ही साहिल की जुनून से भरी आंखें यादवी की आंखों से जा मिलती हैं, वैसे ही यादवी शर्मा कर अपने सर को नीचे की ओर कर लेती है। साहिल भी बस यादवी की आंखों में देखते हुए यादवी के होठों पर किस करने ही वाला था कि तभी बैंग बैंग बैंग। उद्धरण चिन्ह। दरवाजा फिर से खटखटाया जाता है और बाहर से निशा की गर्व से भरी हुई आवाज आती है, तीसरे भाई, मैंने पहले ही नौकरों से कहकर गेस्ट रूम को आपके लिए साफ करवा दिया है। अब आप निश्चिंत होकर मुझे ये कमरा दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आता है। वह दरवाजे को खोलता है और अपनी छोटी बहन को देखता है। वह अपने दांतों को पीसता है और बोलता है, निशा वेदा, जल्दी से अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास है कि मैं तुम्हारी अभी पिटाई कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात को सुनकर निशा को तुरंत ही ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह अपने होठों को भींचते हुए, आंखों में आंसू लाते हुए बोलती है, मैं बस यादवी दीदी के साथ सोना चाहती हूँ। पर आप मुझे धमका रहे हैं। आपने कहा कि कमरे में जगह नहीं है, तो देखो मैंने आपके लिए नौकरों से कहकर गेस्ट रूम भी तैयार करवा दिया है। तो फिर भी आपको मेरी पिटाई क्यों करनी है? बूहू बूहू। उद्धरण चिन्ह। निशा को ऐसे देखते हुए साहिल को अपने सर में दर्द महसूस होता है। क्या वह उसकी पिटाई कर सकता था? नहीं, वह उसकी पिटाई कभी भी नहीं कर सकता था। अरे उसमें ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं थी। उसकी पिटाई करने से पहले वह खुद को ही 1000 बार पीटना ज्यादा पसंद करेगा। उद्धरण। क्या वह उसको धमका सकता था? नहीं, कभी भी नहीं। उद्धरण। चलो भूल जाओ इन सब बातों को, मैं तुमसे डर चुका हूँ। अब रोना बंद करो, तुम आज यादवी के साथ सो सकती हो। उद्धरण चिन्ह। और इस तरह फाइनली साहिल हार मान लेता है। जिसको हार मानते देख निशा का रोने वाला चेहरा तुरंत ही स्माइलेस से भर जाता है। वह जल्दी से कमरे के अंदर भागती है और बेड पर चढ़ जाती है। वह यादवी के हाथ को पकड़ती है और खुशी खुशी बोलती है, यादवी दीदी, निशा आज आपके साथ सोएगी। यादवी दीदी, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। निशा आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। उद्धरण चिन्ह। बच्चों की दुनिया बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है। निशा को यादवी की सुंदरता और खूबसूरत चीजें पसंद थी, और खूबसूरती ही उसके पसंद का पहला कारण थी, व्यक्तित्व दूसरी। यादवी साहिल की तरफ चिंता से देखती है। उसको ये डर था कि साहिल कहीं गुस्सा ना हो जाए। पर साहिल को देखकर उसको यह एहसास होता है कि साहिल बस उनकी तरफ देखकर एक बहुत ही प्यारी स्माइल दे रहा था। तुम दोनों जल्दी सो जाना, गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। साहिल दरवाजे को बंद करके वहां से बाहर चले जाता है। कमरे से बाहर आकर वह असहाय महसूस करते हुए अपने सर को ना में हिलाता है, गेस्ट रूम। मुझे अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसने मेरी ही औरत को मुझसे हथिया लिया है और वह मुझे ही मेरे कमरे में रहने देने के लिए तैयार नहीं है। कितनी ज्यादा चालाक लड़की है। उद्धरण चिन्ह। वह यह अभी बता सकता था कि निशा क्या सोच रही है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और क्या अगली रात साहिल यादवी के साथ सो पाएगा, या फिर से उसे निशा की वजह से दूसरे कमरे में सोना पड़ेगा? और कल तब क्या होगा जब साहिल और समीक्षा रावत उत्तरी पेट्रोल गार्ड्स को ज्वाइन करेंगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। चैप्टर 17, पेट्रोल गॉड्स ऑफिस में दुश्मनी। फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 17, पेट्रोल गॉड्स ऑफिस में दुश्मनी। कोष्टक। सुबह सुबह सफाई कर्मचारी पेट्रोल गॉड्स ऑफिस की सफाई अच्छी तरीके से कर चुके थे। उन्होंने यह अच्छे से सुनिश्चित किया था कि गवर्नमेंट ऑफिस अंदर से और बाहर से अच्छी तरीके से साफ सुथरा रहे। सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई होने के ठीक कुछ एक घंटे बाद ऑफिस के बाहर 2 लाइनों में लगे हुए पेट्रोल गार्ड्स ऑफिसर्स को देखा जा सकता था। ये ऑफिसर्स वंशवीर और उसके आदमी थे, जो इस वक्त गेट के दाएं और बाएं खड़े हुए थे, मानो जैसे किसी के स्वागत के लिए खड़े हों। और ऐसा असल में था भी, वह इस वक्त उनकी नई लीडर समीक्षा रावत के स्वागत के लिए खड़े थे। वह सभी पहले दिन समीक्षा रावत पर खुद का अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते थे। कुछ देर बाद जैसे ही समीक्षा रावत ऑफिस पहुंचती है तो वह देखती है कि सभी गार्ड्स और वंशवीर बहुत ही ज्यादा उत्साहित स्माइल के साथ उसका स्वागत कर रहे थे।
समीक्षा रावत को आते देख वंशवीर उत्साहित होते हुए बोलता है, आप पक्का लेडी समीक्षा रावत होंगी, है ना? मैं पेट्रोल गार्ड्स का डिप्यूटी गैरिसन कमांडर वंशवीर हूँ और यह जो मेरे साथ खड़ा है, ये है आदित्य गुप्ता, जो दूसरा डिप्यूटी गैरिसन कमांडर है। उत्तरी सीमाओं के पेट्रोल गार्ड्स कमांडर का स्वागत करते हैं। और इतना बोलकर सभी मौजूद लोग अपने सीने पर मुट्ठी रखकर अपने एक घुटने के बल नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। वहीं अपनी आंखों के सामने अपने ऐसे स्वागत को देखकर समीक्षा रावत बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसके लिए ऐसा स्वागत बहुत ही ज्यादा नया था। पर इस स्वागत पर वह बहुत ही शांतिमय तरीके से जवाब देती है, अरे तुम लोग उठ जाओ, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम सभी अभी के अभी अंदर चलो। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा की बात को सुनकर सभी लोग अंदर जाने के लिए अभी मुड़े ही थे कि तभी अचानक से वंशवीर माफी भरी स्माइल करता है और बोलता है, गैरिसन कमांडर आप प्लीज आदित्य गुप्ता के साथ अंदर चले जाएं, मैं और मेरे सभी आदमी बाहर ही इंतजार करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अंदर जाते हुए समीक्षा रावत अपने सर को पीछे की ओर घुमाती है और अपनी भौं को आपस में जोड़ती हुई बोलती है, डिप्यूटी गैरिसन कमांडर तुम बाहर किसका इंतजार कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वंशवीर स्माइल करते हुए बोलता है, कमांडर आज हमें एक नया डिप्यूटी गैरिसन कमांडर साहिल वेदा भी ज्वाइन करने वाला है। और जब हमें आपको एक साथ ही सर्व करना है तो यह अच्छा रहेगा कि मैं उसका भी वेलकम करूं, आखिरकार हम बाद में भाई भाई होने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत सर्द आवाज में बोलती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सभी मेरे साथ अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत के ऑर्डर देते ही समीक्षा का हुकूमत वाला ऑरा बाहर निकलता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब आखिरकार पावरफुल होता भी क्यों ना, वह वो शख्स थी जो लड़ाई के वक्त पूरी आर्मी को कंट्रोल करती थी। इस वक्त समीक्षा रावत की आवाज में इतनी ज्यादा हुकूमत को फील करके आसपास मौजूद खड़े लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे। वंशवीर स्माइल करता है और बोलता है, तो भाइयों हम कमांडर की बात मानते हैं और अंदर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर सभी लोग ऑफिस में एंटर करते हैं और अपने अपने वर्किंग बेंच पर चले जाते हैं। इस वक्त समीक्षा रावत के साथ वंशवीर और आदित्य गुप्ता ही मौजूद थे, जो समीक्षा रावत को ऑफिस से रूबरू करवा रहे थे। ऑफिस के पूरे टूर के बाद वह दोनों समीक्षा रावत को मीटिंग रूम में लेकर आते हैं, जहां पहुंचकर वंशवीर स्माइल करता है और बोलता है, कमांडर यह आपका ऑफिस है और वह जगह है जहां आपके बुलाने पर हम सभी गार्ड्स इकट्ठा हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत आसपास देखती है और बोलती है, मैं समझ गई, पर क्या अब तुम मुझे ये बता सकते हो कि एक पेट्रोल गार्ड का काम क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। वंशवीर बोलता है, कमांडर जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहले मैं आपको इस महीने के मुनाफे का हिस्सा देना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। और इतना बोलते ही वह कुछ बैंक नोट्स निकालकर समीक्षा रावत के सामने टेबल रख देता है और बोलता है, कैपिटल सिटी के उत्तरी इलाके में टोटल 3220 स्टॉल मौजूद हैं, जो हमें हर महीने टोटल 50,000 सिल्वर मुद्राएं देते हैं। और रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो कमांडर आपको 20% मिलेगा और हम डिप्यूटी गैरिसन कमांडर्स को 5% मिलेगा और बाकी बचा हुआ सब हमसे नीचे काम कर रहे भाइयों में बटेगा। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत की आंखें टेबल पर पड़े बैंक नोट्स को देखकर छोटी हो जाती हैं। 10,000 सिल्वर मुद्राएं, यह कोई छोटी रकम नहीं थी। इस वक्त तो उस बेचारी के पास भी 10,000 सिल्वर मुद्राएं टोटल में नहीं थी। दक्ष रावत ने उसे केवल 2,000 सिल्वर मुद्राएं देकर कैपिटल सिटी में भेजा था। ये 10,000 सिल्वर मुद्राएं उसके पिता दक्ष रावत की आधी जिंदगी भर की बचत के बराबर थी। दक्ष रावत अपने सैनिकों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था और अपने सभी पैसों को उनमें बांट देता था ताकि वह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, और वह अपने पैसों को मृतक सैनिकों की फैमिली के पास भी सपोर्ट के लिए भेजता था, जिसके कारण वह बिल्कुल भी अमीर नहीं था। समीक्षा रावत ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैपिटल सिटी के उत्तरी भाग में एक तुच्छ पेट्रोल गार्ड को ही 10,000 सिल्वर मुद्राएं मुनाफे के तौर पर हर महीने दी जाती हैं। सामने पड़े बैंक नोट्स को देखकर समीक्षा रावत सर्द तरीके से पूछती है, तुमने ये पैसे दुकानदारों से इकट्ठा किए हैं? उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत के इस रिएक्शन को देखकर वंशवीर को अंदर ही अंदर से यह फीलिंग आती है कि अभी कुछ गलत होने वाला है, पर वह फिर भी इस सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, आपने सही कहा, ये दुकानदारों से पैसे वसूलने का रूल हमारे ज्वाइन करने से पहले से ही चले आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत इस बात से थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती है, रूल्स? ये रूल्स किसने बनाए हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम में कोई जमीर बचा भी है कि नहीं? जल्दी से यह सारे पैसे जिनसे लिए हैं उनको वापस लौटा दो और आज के बाद कोई भी पेट्रोल गार्ड दुकानदारों या आम जनता से मुनाफा नहीं वसूलेगा। उद्धरण चिन्ह।
वहीं वंशवीर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पहले दिन ही आकर समीक्षा रावत उनके सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले सोर्स को ही बंद कर देगी। वैसे देखा जाए तो पेट्रोल गार्ड्स का दुकानों पर कोई भी अधिकार नहीं बनता है, जिसके कारण दुकानदारों को पेट्रोल गार्ड्स को मुनाफा देना पड़े। पर पेट्रोल गार्ड्स के पास एक विशेष अधिकार यह होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसके कारण अगर किसी बिजनेसमैन को वह 3 से 4 बार गिरफ्तार करते हैं तो उनका बिजनेस अपने आप ही ठप पड़ जाता है, जिसके कारण ही दुकानदार अपने बिजनेस को इस तरीके से ठप होने से बचाने के लिए सभी पेट्रोल गार्ड्स को मुनाफा देते हैं, ताकि उन्हें पेट्रोल गार्ड्स बिल्कुल भी परेशान ना करें। वहीं समीक्षा रावत की इस बात को सुनकर वंशवीर और आदित्य गुप्ता एक दूसरे की आंखों में असंतुष्ट नजरों से देखते हैं। अभी पेट्रोल गार्ड्स ऑफिस में ये सब हो ही रही थी कि तभी उस ऑफिस में एक आलस भरी आवाज गूंजती है, ओह, तो कमांडर पहले से ही आ चुकी हैं। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द साहिल वेदा द्वारा बोले गए थे, जो पेट्रोल गार्ड ऑफिस में चुपचाप आकर मीटिंग रूम में बहुत ही आराम से चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वंशवीर साहिल को वहां देख तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, आप लॉर्ड साहिल वेदा होंगे। मैं डिप्यूटी गैरिसन कमांडर वंशवीर हूं और यह डिप्यूटी गैरिसन कमांडर आदित्य गुप्ता हैं। उद्धरण चिन्ह। उनके इंट्रोडक्शन को सुनकर साहिल वेदा अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर वंशवीर आगे जल्दी से बोलता है, लॉर्ड साहिल वेदा, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। देखिए लॉर्ड, समीक्षा अभी पहले दिन आते ही हमारी पेट्रोल गार्ड्स के मुनाफे को बंद कर रही हैं, आपको उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। उद्धरण चिन्ह। वंशवीर की बात को सुनकर साहिल वेदा की आंखें चमक उठती हैं और वह पूछता है, मुनाफा? मुझे हर महीने कितना मुनाफा मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। वंशवीर पूरी ईमानदारी से जवाब देता है, करीब करीब 2500 सिल्वर मुद्राएं आपको हिस्से में मिलेंगी। उद्धरण चिन्ह। वंशवीर की इस बात को सुनकर साहिल वेदा अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बोलता है, और यहाँ मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। आखिर इतने कम पैसों के होने का मतलब ही क्या है? अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं भी इस मुनाफे को बंद करना ही ज्यादा पसंद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वंशवीर पूरी तरह से निशब्द रह जाता है। वैसे ये बिल्कुल सच बात थी। इस वक्त उसके सामने जो यंग लड़का बैठा हुआ था, उसने सिर्फ एक रात बिताने के लिए ही लाखों सिल्वर मुद्राएं खर्च कर दी थी। वह भला 2500 सिल्वर मुद्राओं की क्या ही कदर करने वाला था। वंशवीर फिर भी जल्दी से बोलते हुए कहता है, यंग मास्टर साहिल, आपके लिए भले ही यह मुद्राएं जरूरी नहीं होंगी, पर हमारे लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन सिल्वर मुद्राओं से ही तो हमारे सभी साथियों की फैमिली का गुजारा हो रहा है। अगर हमारा यह इनकम सोर्स खत्म कर दिया जाएगा तो हम आगे करेंगे क्या? उद्धरण चिन्ह। और अभी वंशवीर ने अपनी इस बात को खत्म किया ही था कि तभी समीक्षा रावत चिल्लाती हुई बोलती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या महाराज तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं देते? तुम्हें भला दूसरे लोगों को लूटने की क्या जरूरत आन पड़ी? उद्धरण चिन्ह। वंशवीर एक कड़वी स्माइल के साथ बोलता है, एक नॉर्मल गार्ड की सैलरी एक महीने में सिर्फ 2 सिल्वर मुद्राएं ही होती है, पर हर एक गार्ड यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट है जिसकी भूख कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है, और वह अभी कैपिटल सिटी जैसी महंगी जगह पर रह रहे हैं, जहाँ रहते हुए भला एक इंसान इतनी थोड़े पैसों में अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रख पाएगा? उद्धरण चिन्ह। पर समीक्षा रावत इस बहाने से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है। आज एक नॉर्मल वेटर जिसकी सैलरी 2 सिल्वर मुद्राएं हैं, क्या वह कैपिटल सिटी में अपना गुजारा नहीं कर पा रहा है? फिर इस बात को ज्यादा आगे ना खींचते हुए समीक्षा रावत ऑर्डर देती हुई बोलती है, मुझे अब इसके बारे में और बात नहीं करनी है। तुम्हें मैंने जो बोला है तुम्हें वही करना है। अगर किसी ने आम जनता से पैसे इकट्ठे करने की दोबारा से कोशिश की तो मैं उसे पेट्रोल गार्ड्स के ऑफिस से निकाल दूंगी। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत की इस बात को सुनकर वंशवीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरे तरीके से डार्क हो जाते हैं। वही उसके इन एक्सप्रेशंस को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए समीक्षा रावत उससे पूछती है, चलो जल्दी करो और मुझे हमारे अभी के कामों के बारे में बताओ। उद्धरण चिन्ह। वंशवीर सर्द तरीके से जवाब देता है, हाल ही में कैपिटल सिटी के इस उत्तरी इलाके में एक मर्डर केस सामने आया है, पर हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैं अभी उस मर्डर केस की रिपोर्ट की फाइल्स लेकर आप तक पहुंचता हूं। उद्धरण चिन्ह। और हाँ, सैंड गैंग और स्काई चीफ गैंग की लड़ाइयां भी उत्तरी इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हालांकि जब भी हम उनके लड़ाई के एरिया में उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचते हैं तो वह पहले ही सब कुछ बिल्कुल साफ कर चुके होते हैं। अभी तक उनके खिलाफ किसी भी इंसान ने गवाही तक नहीं दी है, जिसके कारण उन्हें जिम्मेदार ठहरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त यह सब बताते हुए वंशवीर की आवाज की टोन बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुकी थी, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि वह अपने गुस्से को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है।
इस वक्त वह समीक्षा रावत के इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा नाखुश था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आदित्य गुप्ता के चेहरे पर भी समीक्षा रावत को लेकर गुस्से को देखा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों को साहिल वेदा दूर बैठे ऑब्जर्व तो कर रहा था, पर इस सिचुएशन में वह कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि जो भी समीक्षा रावत करना चाहती थी उससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं था। अभी ऑफिस का माहौल बिगड़ ही रहा था कि तभी साहिल अपनी चेयर से उठता है और स्माइल करते हुए बोलता है, कमांडर मुझे घर पर आज कुछ जरूरी काम है, क्या मैं छुट्टी लेकर घर वापस जा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात पर ज्यादा सोच विचार किए बिना ही समीक्षा रावत तुरंत ही साहिल को न बोल देती है। ओह, पर समीक्षा रावत इस बात से हैरान हो जाती है कि उसके मना करने पर भी साहिल वेदा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ है और चुपचाप अपनी चेयर पर वापस बैठ चुका है। अभी वह चेयर पर बैठा ही था कि तभी अचानक से वह चिल्लाता है, नाला नाला, मेरी पेस्ट्री किधर है, जल्दी से उसे यहाँ ले आओ। उद्धरण चिन्ह। राहुल की इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग देखते हैं कि नाला अपने हाथ में खाने का बक्सा लिए ऑफिस में एंटर करके साहिल की टेबल के पास आती है। टेबल के पास पहुंचते ही नाला उस खाने के बक्से को टेबल पर रखकर खोल देती है, जिसमें इस वक्त 6 अलग अलग तरह की पेस्ट्री रखी हुई थी। साहिल उनमें से एक पेस्ट्री को उठाता है और अपने मुंह से उस पेस्ट्री की एक बाइट लेते हुए नाला को ऑर्डर देता है, नाला सैम पंडित को कहो कि वह स्पिरिट मास्टर मोहित प्रसाद के घर पर जाकर उसे यहाँ मुझसे मिलने के लिए बुलाए। उद्धरण चिन्ह। वहीं साहिल के इस बिहेवियर ने वहां पर सबको निशब्द कर दिया था। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और अब क्या करेगी समीक्षा रावत साहिल की इस हरकत पर? और क्यों बुलाया है साहिल वेदा ने एक स्पिरिट मास्टर को? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। चैप्टर 18 रूथलेस गठबंधन, फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 18 रूथलेस गठबंधन। कोष्टक। साहिल वेदा की इस हरकत पर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये साथी यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये यहाँ ऑफिस में अपनी नौकरानी और अपना लंच बॉक्स लेकर आया है। उद्धरण। साहिल की इस हरकत को देखकर समीक्षा रावत के माथे की नसें गुस्से से लगभग फूलकर फटने को हो गई थी। समीक्षा रावत अपने दांतों को पीसती है और बोलती है, साहिल अपने बोले गए शब्दों और अपने किए गए कामों पर ध्यान दो। ये पेट्रोलिंग ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। तुम ऑफिस में अपनी नौकरानी और स्नैक्स को लेकर आए हो, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा अपना सर घुमाकर वंशवीर को देखता है और उससे पूछता है, मैंने क्या गलत किया? क्या पेट्रोलिंग ऑफिस में ऐसा कोई रूल भी है कि हम अपनी नौकरानी को अपने साथ काम पर नहीं ला सकते? क्या ऐसा भी कोई रूल है कि हम ऑफिस में नहीं खा सकते? उद्धरण चिन्ह। वंशवीर स्माइल करता है और जवाब देता है, लॉर्ड साहिल, ऐसा कोई भी रूल ऑफिस में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जब से समीक्षा रावत ने उनके मुनाफों को बंद किया था तब से वंशवीर ने समीक्षा रावत को अपना दुश्मन समझ लिया था, इसलिए वह बिना हिचकिचाए तुरंत ही साहिल के सवाल का जवाब दे देता है। वंशवीर के जवाब को सुनकर साहिल समीक्षा रावत को देखता है और उसके सवाल पर उल्टा सवाल करता है, कमांडर समीक्षा, जब ऑफिस में कोई ऐसा रूल है ही नहीं तो मैं आखिर क्यों नहीं अपनी नौकरानी और प्रेस्टीज को ला सकता? मेरे पिता और बाकी ऑफिशियल्स जब राजमहल में अपना सरकारी काम करते हैं तो वहां पर पैलेस की नौकरानियां उनके लिए वक्त वक्त पर चाय और स्नैक्स लाती रहती हैं। इन सब चीजों पर मैंने आज तक कभी भी महाराज को कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना है। क्या आज आप पहले दिन ही पेट्रोलिंग गार्ड ऑफिस में आकर उन रूल्स को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं, जिन रूल्स पर आज तक महाराज ने भी कभी किसी को नहीं टोका? उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत अपनी सख्त आवाज में बोलती है, मिनिस्टर सौरभ वेदा हैं, और तुम पेट्रोल गार्ड ऑफिस में सिर्फ एक गार्ड हो। साहिल, फालतू में परेशानी खड़ी करने की कोशिश मत करो। उद्धरण चिन्ह। ही, मैं परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। और इतना बोलकर साहिल एक और पेस्ट्री को उठा लेता है, जो वह जानबूझकर सबको दिखाते हुए बिल्कुल धीरे से अपने मुंह में डाल लेता है। अपने मुंह की पेस्ट्री को खाने के बाद वह फिर से चिल्लाता है, नाला, मुझे चाय पीनी है। उद्धरण चिन्ह। साहिल के चिल्लाते ही एक बार फिर से नाला बाहर से चाय की केतली लेकर रूम में एंटर करती है और स्माइल करती हुई बोलती है, मैंने अभी यह अनुमान लगाया था कि यंग मास्टर को शायद चाय पीनी होगी, इसलिए मैंने पहले ही अभी गोल्डन माउंटेन स्पेशल टी को आपके लिए बना दिया है। ये सबसे ज्यादा ताजगी देने वाली चाय है। उद्धरण चिन्ह।
सामने की सिचुएशन को ठीक से ऑब्जर्व करते हुए समीक्षा रावत अपने दिमाग को तेजी से चलाने लगती है। उसको यह अच्छे से समझ आ रहा था कि साहिल वेदा इस वक्त उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस वक्त वह दोनों मिलिट्री कैंप में होते तो वह पक्का अब तक साहिल वेदा के सर को उसके धड़ से अलग करवा चुकी होती। पर उसकी बदकिस्मती यह थी कि वह अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस सिचुएशन को फेस करते हुए समीक्षा रावत को अचानक से कुछ ज्ञान मिलता है। पहले उसने आर्मी को कमांड देते हुए सक्सेसफुल अटैक के साथ दुश्मनों के किले पर फतेह हासिल की थी। उस फतेह में सबसे बड़ा हाथ उसका नहीं था, बल्कि इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके पिता दक्ष रावत का था, जिन्होंने उस आर्मी के सैनिकों को अपना खून पसीना बहाकर इस युद्ध के लिए इतने समय से तैयार किया था। वह तो बस दक्ष रावत की बेटी थी, इसलिए आर्मी का उस पर पहले से ही विश्वास था, जिसके कारण ही वह उन सभी को आसानी से कमांड दे पाई थी और युद्ध जीत पाई थी। अगर उस वक्त उसे अपने पिता की आर्मी न मिलकर कोई और आर्मी मिल गई होती तो वह कभी भी उस युद्ध को नहीं जीत पाती, जिससे अभी उसे यह एहसास हो रहा था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना और एक्सपीरियंस करना बाकी है। जैसे कि अभी की सिचुएशन में किसी भी बात का एक्सपीरियंस ना होने के कारण वह इस वक्त साहिल जैसे साथी कर्मचारी के सामने बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस कर रही थी। जैसा कि अभी साहिल वेदा ने ही कहा कि ऑफिस में ऐसा कोई भी रोल मौजूद नहीं था, जिसके चलते वह काम के समय अपनी नौकरानी को यहाँ नहीं ला सकता। ऑफिस में कोई ऐसा भी रोल मौजूद नहीं था कि वह पेस्ट्रीज को नहीं खा सकता, और ऑफिस में चाय पीना तो सब जगह बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था, जिसके कारण अभी बेचारी समीक्षा को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर साहिल का विरोध करे तो करे कैसे। इस वक्त इस असहायता को फील करते हुए समीक्षा रावत अपने दांतों को पीसते हुए धीमी आवाज में बोलती है, मैं तुम्हारे इस खराब बिहेवियर की शिकायत महाराज से करूंगी। उद्धरण चिन्ह। अभी उसके पास साहिल को देने के लिए यही सबसे ज्यादा बड़ी धमकी थी, पर इस धमकी से साहिल को जरा सा भी फर्क कर नहीं पड़ता है और वह अपनी आंखों को घुमाते हुए बोलता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम अभी जल्दी से जाओ और महाराज से मेरी शिकायत करो। ये सबसे बेस्ट रहेगा कि महाराज पनिशमेंट के तौर पर मुझे मेरी इस नौकरी से ही निकाल दे ताकि मैं अपने घर पर शांति से जा पाऊं। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा के हिसाब से अगर समीक्षा रावत महाराज से शिकायत कर भी देती है तो इतने छोटे मामले में महाराज ज्यादा से ज्यादा उन दोनों में सुलह करवाने की ही कोशिश करेंगे। उसके पिता सौरभ वेदा ने पहले ही यह क्लियर कर दिया था कि जब तक कोई प्रॉब्लम ऑफिशियल काम से रिलेटेड नहीं होगी तब तक महाराज को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साहिल की इस बात को सुनकर समीक्षा रावत को अब पछतावा हो रहा था कि उसने आखिर पहले ही साहिल वेदा की घर जाने की रिक्वेस्ट को क्यों नहीं मान लिया था। असल में कल साहिल ने जो उसको चिढ़ाने के लिए शब्द कहे थे उससे वह अभी भी गुस्सा थी, जिसके कारण जैसे ही आज साहिल ने उससे घर जाने की परमिशन मांगी तो उसने गुस्से के चलते तुरंत ही उसको परमिशन देने से इनकार कर दिया था। इस वक्त उसे एहसास हो रहा था कि वह जितना साहिल को दबाने की कोशिश करेगी उतना ही साहिल उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। कुछ समय ठीक से इस सिचुएशन के बारे में सोचने के बाद वह वंशवीर और आदित्य गुप्ता की तरफ घूमकर उन्हें ऑर्डर देती है, तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। जी कमांडर। उद्धरण चिन्ह। वह दोनों अपना सर समीक्षा के सामने झुकते हैं और वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के रूम से जाते ही समीक्षा रावत साहिल को देखती है और अपने आप को शांत करती हुई बोलती है, यंग मास्टर साहिल, शायद हमें अभी बात करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा स्माइल करता है, प्लीज बोलिए। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत साहिल को ध्यान से देखती है और सीरियसली बोलती है, यंग मास्टर साहिल, क्या आप मेरे इस शादी से मना करने पर ही मुझसे गुस्सा हैं? अगर हाँ तो फिर मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं भविष्य में अपने किसी पसंद के लड़के से ही शादी करना चाहूंगी। मुझे आशा है कि यंग मास्टर साहिल समझेंगे। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा एक स्माइल के साथ अपने सर को नामे हिलाता है और बोलता है, मुझे बस तुम्हारी यही गलतफहमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी यह सोच मुझे बहुत ही ज्यादा नाखुश करती है। कहीं तुम ये तो नहीं सोचती कि दुनिया के सभी मर्द तुमसे ही शादी करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। अभी साहिल के शब्द भले ही सुनने में अच्छे नहीं थे, पर समीक्षा रावत यह अच्छे से बता सकती थी कि साहिल के शब्दों का आखिर मतलब क्या था। असल में देखा जाए तो उन दोनों में कोई उतना भी बड़ा झगड़ा नहीं था। अगर उनकी सिचुएशन को ध्यान से देखा जाए तो एक तरीके से वह दोनों एक ही युद्ध को दो अलग अलग दिशाओं से एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे। समीक्षा रावत बोलती है, मुझे माफ करना,
मैंने कुछ ज्यादा ही गलत सोच लिया था। मुझे पहले तुम्हारी छुट्टी को ऐसे खुद के गुस्से के चलते रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। वह साहिल वेदा से सीधे सीधे माफी मांगती है। समीक्षा रावत बहुत ही समझदार इंसान थी। उसके हिसाब से साहिल के साथ आगे लड़ाई करके उसे बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला था। समीक्षा की माफी को सुनकर साहिल वेदा की आंखें छोटी हो जाती हैं। उसे अब समझ आ रहा था कि उसके सामने वाली लड़की बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। उसने सिचुएशन को समझकर अपने गर्व को इतनी जल्दी साइड फेंक कर उससे हार मानते हुए तुरंत ही माफी मांग ली थी। साहिल वेदा पूछता है, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत अपने सर को हाँ में हिलाती है और बोलती है, हाँ जरूर तुम यहाँ से जा सकते हो, पर मुझे यंग मास्टर साहिल को कुछ बताना है। उद्धरण चिन्ह। प्लीज जारी रखिए अपनी बात। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत कैपिटल सिटी में एंटर करने से लेकर अब तक की सभी बातों को अच्छी तरह से एक बार फिर से याद करती है और सीरियसली बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यंग मास्टर साहिल के जाल में फंस चुकी हूँ। तुम्हारी 100 फ्लावर पवेलियन की सभी हरकतें मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ही थी। तुम असल में मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते थे और ठीक उसी समय पर महाराज के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते थे, जिसके कारण तुमने मेरे कैपिटल सिटी में एंटर करने से पहले ही पैसों को खर्च करके अपने बारे में बुरी बुरी बातें रात भर में ही पूरी कैपिटल सिटी में फैला दी थी। उद्धरण चिन्ह। तुमने ये सब इसलिए किया था ताकि मैं इन सब खबरों को सुनकर खुद महाराज के पास जाकर शादी को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करूं। यंग मास्टर साहिल, तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो। समीक्षा रावत को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, पर अभी समीक्षा रावत को तुमसे और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत की इस बात से इनकार ना करते हुए साहिल स्माइल करते हुए बोलता है, तुम कुछ भी समझ सकती हो। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत एक पल के लिए रुक जाती है और फिर आगे राय रखते हुए बोलती है, देखो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और यंग मास्टर साहिल को भी मुझसे शादी नहीं करनी, तो हमें आपस में दुश्मनी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों ना हम साथ में एक गठबंधन तैयार कर लें। उद्धरण चिन्ह। एक गठबंधन। साहिल समीक्षा रावत को सरप्राइज्ड होते हुए देखता है। उसने कभी भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि समीक्षा भी ऐसा कोई सुझाव दे सकती है। समीक्षा रावत सीरियस होते हुए बोलती है, तुमने सही कहा। अब जब महाराज ने तुम्हें भी मेरे साथ इस ऑफिस में एक साथ काम करने के लिए भेज दिया है, तो ऑफिशियल मामलों के चलते हम दोनों अब एक दूसरे से काम में अच्छी और बुरी सिचुएशन में एक साथ जुड़ चुके हैं। हमें साथ में अच्छा काम करके नए टाइटल्स को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके चलते तुम्हें और मुझे मिलकर साथ में अच्छे से काम करना होगा। उद्धरण चिन्ह। और बात रही शादी की, तो यंग मास्टर साहिल प्लेबॉय बनकर रह सकते हैं और मैं हर बार खुद आगे बढ़कर महाराज के सामने शादी से इनकार करने की कोशिश करती रहूंगी। इस तरीके से हम दोनों को वह परिणाम मिल जाएगा जिस परिणाम को हम चाहते हैं, हाँ ना? तुम्हारी क्या राय है? उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने बहुत ही जल्दी अपने और साहिल के रिश्ते को समझते हुए साथ में काम करने की पॉसिबिलिटी को ढूंढ निकाला था। साहिल वेदा समीक्षा रावत को देखता है और गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, तुम्हें आज के मुनाफे को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। साहिल की इस राय से यह साफ साफ पता चल रहा था कि वह इस गठबंधन के लिए बिल्कुल तैयार है। तुम्हें आज बैंक नोट्स को लेने के बाद सबसे पहले पेट्रोल गार्ड ऑफिस में अपनी अथॉरिटी को हासिल कर लेना चाहिए था और उनको तुम्हारे लिए काम करने देना चाहिए था। फिर चाहे तुम बाद में धीरे धीरे उनको सुधारते हुए उन्हें अपना विश्वासी सहायक बना सकती थी और इस मुनाफे के सिस्टम को पूरी प्लानिंग के साथ बंद कर सकती थी। पर यह सब करने की जगह तुमने इस अनजान ऑफिस में आकर, जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ काम कैसे होता है, तुमने सीधा ही उनके इंटरेस्ट को टच कर लिया। तुम्हारे ऐसे करने से अब तुम्हें ऑफिस में अपनी अथॉरिटी को बनाए रखने में काफी परेशानी आने वाली है। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत कुछ पल के लिए शांत हो जाती है और फिर बोलती है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर मैं फिर भी उन पैसों को कुछ समय के लिए भी नहीं ले सकती थी। मुझे उनके मुनाफे को मना करने से पहले ही उनके इस तरह के विरोधी रिएक्शन की उम्मीद थी। ऐसी चीजों को एक बार होने देना उतना ही बुरा होता है जितना ऐसी चीजों को बार बार होने देना है। मुझे एक अच्छा ऑफिशियल बनना है। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा की बात को सुनकर साहिल अपने मन में सोचता है, डैम, क्या अच्छा ऑफिशियल बनना इतना ज्यादा मुश्किल होता है? उद्धरण। पर उसे यह अच्छे तरीके से पता था कि जो समीक्षा रावत कर पा रही है वह वो कभी भी नहीं कर पाता। जिसका एहसास होते ही वह खुद का मजाक उड़ाते हुए अपने मन में बोलता है,
मैं सच में एक बुरा इंसान हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर साहिल अपनी जगह से खड़े हो जाता है और बोलता है, चलो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। पर हमें अभी भी बाहर वालों के लिए दुश्मन बनकर ही रहना होगा। और ये देखना होगा कि वह किस तरह के तरीकों का सहारा लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। जो सुनते ही समीक्षा रावत अपने सर को हाँ में हिला देती है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और क्या परिणाम निकलेगा इनके गठबंधन का? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। चैप्टर 19 नफरत। फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 19 नफरत। कोष्टक। समीक्षा रावत से बात करने के बाद साहिल मेन हॉल से बाहर निकल जाता है और ऑफिस से बाहर जाने लगता है। अभी वह आधे रास्ते पर ही पहुंचा था कि तभी उसके सामने वंशवीर आ जाता है। अपने चेहरे पर चापलूसी भरे एक्सप्रेशंस लिए वंशवीर स्माइल करता है और बोलता है, यंग मास्टर साहिल, आप बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब उस अंदर बैठी लेडी ने यंग मास्टर साहिल की लीव को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया है। वह औरत लगता है ऐसी ही है, जब तक हम उसे कोई पाठ ना पढ़ाएं तब तक उसे यही लगता रहता है कि उससे सब डरते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा स्माइल करता है और बोलता है, सर वंश, यह आप क्या कह रहे हैं? आखिर लेडी समीक्षा ने अभी अभी अपनी पोजीशन को ग्रहण किया है। आप ही को समझदार बनते हुए उसे क्षमा करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात को सुनकर वंशवीर की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसने अभी यह सवाल साहिल वेदा से उसके एटीट्यूड को जानने के लिए किया था। अगर उसके इस सवाल पर साहिल वेदा सख्त तरीके से एक्ट करता है या ना खुश दिखाई देता तो वह तुरंत ही समीक्षा रावत की बुराई को रोक देता। पर अभी साहिल के जवाब ने ये पूरी तरह से कंफर्म कर दिया था कि साहिल और समीक्षा का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। फिर वंशवीर साहिल के एक्सप्रेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए आगे बोलता है, यंग मास्टर साहिल, आप प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं। पर फिर भी आप यहाँ इस छोटे ऑफिस में इसलिए हैं क्योंकि महाराज चाहते थे कि आप लेडी समीक्षा पर नजर रखें। पर समीक्षा का एटीट्यूड महाराज की कोशिशें पर पानी फेर रहा है। उद्धरण चिन्ह। और जैसा वंशवीर को उम्मीद थी वैसा ही नाखुश रिएक्शन वह साहिल वेदा के चेहरे पर अभी देख सकता था। वंशवीर के हिसाब से साहिल का ये रिएक्शन ये दर्शाता था कि साहिल और समीक्षा का रिश्ता पक्का ही अच्छा नहीं था। और अब इस बात का एहसास होते ही उसे यह समझ आ चुका था कि वह समीक्षा रावत के खिलाफ जाने के लिए साहिल वेदा का इस्तेमाल कर सकता था। जो समझ आते ही वह साहिल वेदा से अपनी दोस्ती को पक्का करते हुए बोलता है, यंग मास्टर साहिल, अगर आपको पेट्रोल ऑफिस में किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। मैं वंशवीर आपसे वादा करता हूँ कि आप जो भी बोलेंगे मैं वह सब करने की पूरी कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वंशवीर की बातों के पीछे के अर्थ को समझते हुए साहिल अपनी आंखों को छोटा कर लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है, आगे से मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं पक्का आपसे ही मदद लूंगा। उद्धरण चिन्ह। साहिल के इतना बोलते ही वंशवीर के पास अब कुछ भी बोलने को नहीं था। इसलिए बातचीत के खत्म होते ही साहिल वहां से चले जाता है। साहिल के वहां से जाते ही वंशवीर के चेहरे की मुस्कान उसके चेहरे से तुरंत ही गायब हो जाती है। वहीं साहिल के वहां से जाते ही आदित्य गुप्ता भी पीछे से चलकर वंशवीर के पास आ जाता है और उससे पूछता है, वंशवीर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। वंशवीर अपनी सर्द आवाज में बोलता है, हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें अभी सबसे पहले ये खबर दूसरों तक पहुंचानी होगी कि कमांडर समीक्षा ने यह ऑर्डर दे दिया है कि अब से कोई भी हफ्ता मुनाफा वसूली नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। वंशवीर की इस बात को सुनकर आदित्य गुप्ता इस बात पर कुछ समय के लिए सोच विचार करता है। फिर कुछ पलों के बाद उसे आखिरकार यह समझ आ जाता है कि वंशवीर का टारगेट इस बार वह लोग हैं जो कल समीक्षा रावत के खिलाफ जाने से हिचकिचा रहे थे। इस वक्त वंशवीर का इरादा सभी लोगों को ये बताने का था कि समीक्षा रावत ने उनके सभी मुनाफों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। फिर कुछ ही समय के अंदर यह खबर पूरे पेट्रोल गार्ड ऑफिस में जंगल में लगी किसी आग की तरह फैल जाती है, जिसके कारण ऑफिस में से इस वक्त कई धुत्कारने और गुस्से से चिल्लाने के शोर को आराम से सुना जा सकता था। डैम, मैं पूरा दिन गलियों में कड़ी धूप में एरिया का ध्यान करता हूँ, सबकी सुरक्षा करता हूँ, पर अब तुम मुझे मेरे इतनी परिश्रम भरे काम के बाद थोड़ा सा मुनाफा भी नहीं लेने दे सकती। उद्धरण चिन्ह। तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर तुम इतना ज्यादा महान बनने की कोशिश कर ही क्यों रही हो?
क्यों तुम्हें अपनी फैमिली का पेट नहीं भरना? हमें महीने में सिर्फ 2 सिल्वर मुद्राएं ही सैलरी के रूप में मिलती हैं। तुम क्या चाहती हो कि हम सारा महीना घास फूस खाकर अपने और अपने परिवार का गुजारा करें? उद्धरण चिन्ह। डैम, अब जब हमें कड़ी धूप में पेट्रोल करने के बाद भी सिर्फ 2 सिल्वर मुद्राएं ही प्राप्त होने वाली हैं तो भला ये काम कोई करना ही क्यों चाहेगा? अरे इससे ज्यादा तो हम चाय की टपरी खोलकर चाय बेचकर भी कमा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अरे वह तो अपने साथी कर्मचारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। ये लेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब तो मुझे इस बात पर भी कोई शक नहीं रह गया है कि इसने सच में अपने बिहेवियर के चलते युद्ध में लाखों लोगों की जान ले ली थी। इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा विकृत है। उद्धरण चिन्ह। ही, मैं तो मुनाफों को कलेक्ट करना जारी रखूंगा और जितनी भी सिल्वर मुद्राएं कमाऊंगा उन्हें खुद ही रखूंगा, ना कि किसी को दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त सभी गॉड्स समीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत को महसूस कर रहे थे। इस वक्त इस नफरत के चलते सभी समीक्षा रावत को और उसके खानदान को बहुत ही बुरा बुरा बोल रहे थे। पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। वह सभी बेचारे तो अब तक मुनाफे से मिलने वाले पैसों से लग्जरियस लाइफ जीने के आदी हो चुके थे, जिसके कारण अचानक से मुनाफे के बंद हो जाने से वह सभी इतना ज्यादा विरोध कर रहे थे। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और क्या अभी साहिल इस वक्त उस स्पिरिट मास्टर के घर पर गया है? अगर हाँ, तो आखिर क्यों? और गार्ड्स की समीक्षा रावत के प्रति यह नफरत कहानी में आगे क्या नया मोड़ लाएगी? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। फेटेड टू ए रूथलेस, चैप्टर 20, सन की और मिसाइल, द डिसास्टर। कोष्टक। इस वक्त पेट्रोल गार्ड्स को सैलरी के रूप में महीने में सिर्फ 2 सिल्वर मुद्राएं ही मिलती थी। मतलब साल की टोटल 24 सिल्वर मुद्राएं होती थी। पर इस वक्त उन्हें मुनाफे से साल में टोटल 120 से भी ज्यादा सिल्वर मुद्राएं मिल जाया करती थी, जिन दोनों के टोटल में इस वक्त जमीन आसमान का फर्क था। और सबसे ज्यादा जरूरी बात तो यह थी कि इस मुनाफे से ऑफिस के सभी गॉड्स को फायदा पहुंचता था, जिस फायदे के अब तक वह सभी गार्ड्स आदी हो चुके थे, जिसके कारण इस वक्त अचानक से उनके मुनाफों के ऐसे कट हो जाने से वह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहीं जैसे ही समीक्षा रावत अपने ऑफिस रूम से बाहर निकलती है तो उसे यह एहसास होता है कि वह कहीं भी क्यों ना चली जाए, सब उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। और यह वही रिएक्शन था जो वंशवीर शुरू से देखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ साहिल गार्ड ऑफिस से बाहर निकल जाता है और सीधा ही स्पिरिचुअल मास्टर्स के निवास स्थान की तरफ अपने शाही रथ में बैठकर जाने लगता है। स्पिरिचुअल मास्टर्स का निवास स्थान असल में एक गवर्नमेंट ऑफिस था, या साफ साफ कहा जाए तो ये ग्रेट सिया साम्राज्य का रिसर्च डिपार्टमेंट था। मार्शल आर्टिस्ट के कंपैरिजन में स्पिरिचुअल मास्टर्स किसी भी कल्टीवेशन तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते थे। वह असल में धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा की सबसे उत्तम फॉर्म से कल्टीवेट करते थे और उन्हें रिफाइन करते थे। स्पिरिचुअल मास्टर्स अपनी लड़ाई क्षमता को बढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बल्कि उनका इंटरेस्ट तो दुनिया के एसेंस और मिस्ट्रीज को समझने और सुझाने में था, जिनके इन्हीं इंटरेस्ट के चलते वह कभी कभार बिल्कुल अप्रत्याशित चीजों को और स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स को बना दिया करते थे। स्पिरिचुअल मास्टर्स का निवास स्थान कैपिटल के पश्चिमी इलाके में स्थित था, जो बहुत ही ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ था। जिस निवास स्थान के बाहर एक शाही रथ आकर रुकता है और उसमें से साहिल बाहर निकलता है। साहिल रथ से उतरने के बाद दरवाजे तक चल कर जाता है, पर उसे ड्यूटी पर खड़ा गार्ड अंदर जाने से तुरंत ही रोक देता है। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। साहिल स्माइल करता है। प्लीज मास्टर मोहित को ये बता दे कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा साहिल वेदा उनसे मिलने की इच्छा रखता है। उद्धरण चिन्ह। सिक्योरिटी गार्ड के एक्सप्रेशंस तुरंत ही सीरियस हो जाते हैं। साहिल वेदा, प्राइम मिनिस्टर का बेटा। उद्धरण। वह जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए अंदर की ओर भागता है। उसको ऐसे भागते देख साहिल अंगड़ाई लेता है और वहां शांति से वेट करने लगता है। वह जब से इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था तब से लेकर अब तक वह अपनी आइडेंटिटी की पॉवर का आदी हो चुका था, जो पॉवर अक्सर उसे बहुत सी परेशानियों से बचा लेती थी। स्पिरिचुअल मास्टर्स का निवास स्थान में ज्यादातर लोग पढ़ाई करते थे और अपनी अपनी अलग इंटरेस्ट की चीजों पर रिसर्च करते थे, और कभी कभार उनमें से कई लोग किसी चीज पर एक साथ भी रिसर्च कर लिया करते थे। स्पिरिचुअल मास्टर का निवास स्थान बहुत से डिपार्टमेंट्स में बंटा हुआ था।
और यह मोहित जिससे साहिल मिलने वाला था वह पूरे स्पिरिचुअल मास्टर निवास का मैनेजर था और साथ में वह साहिल के जान पहचान का व्यक्ति भी था। इस वक्त निवास स्थान के एक बहुत ही बड़े कमरे में मोहित बहुत ही ज्यादा सावधानी से एक छोटे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को अपने सामने टेबल पर रख रहा था, जिसको रखने के बाद वह इस ऑब्जेक्ट की पूंछ में आग लगा देता है। बूम! उद्धरण चिन्ह। एक बहुत ही ज्यादा बड़े धमाके की आवाज आती है। बहुत ही ज्यादा बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट के कारण पूरे कमरे को आग अपने आलिंगन में ले लेती है। वही जो बेचारा गार्ड अभी मोहित को उसके कमरे के बाहर साहिल के बारे में खबर देने के लिए पहुंचा ही था, वह इस धमाके से पूरी तरह से डर चुका था। वह बाहर खड़े हुए ही दरवाजों और खिड़कियों को टूटकर बाहर को गिरते हुए देख सकता था। मोहित उस कमरे से निराश होते हुए बाहर आता है और गुस्से से बोलता है, डैम! उसका बैलेंस सही नहीं था। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त उसके शरीर पर हल्के ब्लू रंग की लाइट को चमकते हुए देखा जा सकता था। ये वही लाइट थी जिसने मोहित को इस वक्त धमाके से बचाया था। बाहर आते ही मोहित सामने खड़े गार्ड को देखकर उससे पूछता है, क्या मामला है? उद्धरण चिन्ह। वह गार्ड तुरंत ही अपने सर को हाँ में हिलाता है और बोलता है, प्राइम मिनिस्टर का बेटा साहिल वेदा आपसे मिलना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। मोहित की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वह खुशी से बोलता है, उसे जल्दी से अंदर भेजो। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में साहिल निवास में एंटर करता है। इस वक्त मोहित गार्डन में एक टेबल के ऊपर चाय से भरे हुए 2 कप्स को रखता है। उसके पीछे अभी एक शख्स को देखा जा सकता था, जो अभी उसके कमरे को रिपेयर कर रहा था। वहीं जब मोहित साहिल को देखता है, तो वह ऑकवर्डली अपने सर को खुजाता है और बोलता है, साहिल मैं तुम्हारे द्वारा पिछली बार मेंशन की गई मिसाइल को बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वह मेरी इतनी कोशिशें के बाद भी हवा में ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से मैं जहां इसको एक्सप्लोड करवाना चाह रहा हूं वहां यह एक्सप्लोड ही नहीं हो रही है। क्या तुम्हारे पास इस चीज को हल करने का कोई आइडिया है? उद्धरण चिन्ह। साहिल का मुंह शॉक के कारण खुला का खुला रह जाता है। आखिरी बार वह दोनों पिछले साल घोस्ट फेस्टिवल में मिले थे। तब उस समय साहिल ने मजाक करते हुए मोहित को आसमान में होती हुई आतिशबाजियों को देखते हुए मिसाइल के कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया था, पर उसको कहाँ पता था कि यह पागल व्यक्ति उसके बताए गए कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा सीरियस लेकर उस पर रिसर्च करना भी शुरू कर देगा। साहिल अपनी आंखों को गोल घुमाता है और बोलता है, मुझे आखिर इसके बारे में कोई आइडिया क्यों होगा? मैं तो उस वक्त बस बकवास ही कर रहा था। क्या तुम सच में उस चीज को बनाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। मोहित अपने सर को सीरियसनेस के साथ हाँ में हिलाता है और बोलता है, मैं ये सोचता हूँ कि जिस मिसाइल के बारे में तुमने बात की वह असल में बन सकती है। मैंने ऑलरेडी एक रास्ता ढूंढ लिया है जिसकी मदद से हम गन पाउडर की पावर को कई हद तक बढ़ा सकते हैं। जब तक हम इसे बैलेंस करने का कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं और इसे निश्चित दूरी तय करने योग्य बना लेते हैं, तो ये कई किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से मार पाएगी। उद्धरण चिन्ह। साहिल उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। उसे पता था कि उसके सामने बैठा ये शख्स पूरा पागल है। इस दुनिया में अभी तक तोपों का भी आविष्कार नहीं हुआ है, पर इस शख्स को अभी मिसाइल बनानी है। ये बकवास से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और तो और पहले साहिल वेदा सच में मजाक ही कर रहा था। आखिर भला उसको कैसे पता होगा कि मिसाइलें कैसे बनाई जाती हैं? साहिल अपनी जेब में से एक ब्लूप्रिंट निकालता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो कुछ देर के लिए मिसाइलों पर बातचीत नहीं करते हैं। यहाँ आओ और इस ब्लूप्रिंट पर नजर डालो और मेरी यह चीज बनाने में मदद करो। उद्धरण चिन्ह। मोहित उस ब्लूप्रिंट पर नजर डालता है। यह क्या है? ये बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहा है। उद्धरण चिन्ह। क्या यह अपने आप बिना घोड़े के भी चल सकता है? उद्धरण चिन्ह। अरे इसका इंटरनल स्ट्रक्चरल डिजाइन कहाँ है? अरे वह तो यहाँ है ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। मोहित साहिल वेदा की पेंटिंग को फोल्ड करता है और अपने सर को नामे हिलाता है, यह नहीं हो सकता। आखिर यह 9 दिनों में कैसे पूरी हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा स्माइल करता है और बोलता है, मैंने अपने पिताश्री से यह सुना है कि स्पिरिचुअल मास्टर्स निवास की फंडिंग को अगले साल से आधा कर दिया जाएगा। और इतने सालों के फंड से इस निवास स्थान ने क्या काम किया है, इसको भी अच्छे से चेक किया जाएगा। तुम्हें तो पता ही है कि चेकिंग किस तरह से की जाती है। चेकिंग वाले कितने निर्दयी हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। यंग मास्टर साहिल आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे 9 दिनों में बहुत ही ज्यादा आराम से बना लूंगा और यही कोशिश करूंगा कि यह चीज मास्टर साहिल की उम्मीदों पर खड़ी उतर सके। उद्धरण चिन्ह।
इस वक्त साहिल के द्वारा निकाला गया ब्लूप्रिंट आखिर किस चीज का ब्लूप्रिंट था? अल्पविराम। ये ब्लूप्रिंट एक स्पोर्ट्स कार का था। क्या महेंद्र अग्रवाल शो ऑफ करने की बात नहीं कर रहा था? कुछ रेयर और कीमती खजानों को लाने की बात नहीं कर रहा था? अगर साहिल इस वक्त स्पोर्ट्स कार को बनाने में कामयाब हो जाता है, तो साहिल इस चीज का अनुमान बहुत ही आराम से लगा सकता था कि कंपटीशन में स्पोर्ट्स कार होने से उसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा गुना से बढ़ जाने वाले हैं। मोहित जल्दी से निवास के सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स को इकट्ठा करता है। सभी लोग साहिल वेदा की पेंटिंग को देख रहे थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे। अगर हम किसी तरह से इसके अंदर ब्लू फायर स्टोन को डाल दें और इसमें एक मैजिक फॉर्मेशन लगा दें, जिससे फायर स्टोन की ताकत को कंट्रोल किया जा सके, तो यह चीज अपने पीछे से आग को रिलीज करेगी, जिसको रिलीज करने से यह चीज आगे को बढ़ सकती है। उद्धरण चिन्ह। पर बाहर अच्छी क्वालिटी के ब्लू फायर स्टोन्स की कीमत बिल्कुल भी सस्ती नहीं थी। और स्टोन की पावर भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अरे हाँ, हम इसमें वाइल्ड विंड क्रिस्टल को भी तो पावर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। पर इस चीज को इधर से उधर घुमाने की प्रॉब्लम का क्या करना है? आखिर इसके स्टीयरिंग व्हील को घुमाने से यह चीज कैसे मुड़ सकती है? उद्धरण चिन्ह। अरे इतनी झंझट ही क्यों करनी है, चुपचाप सीधे सीधे घोड़े से ही सफर क्यों नहीं कर लेते? उद्धरण चिन्ह। अरे दरवाजे को ऊपर आसमान की तरफ खोलना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। अरे इसका इंटीरियर इतना छोटा क्यों है, इसमें तो केवल 2 लोग ही बैठ पाएंगे। इस पर इतने ज्यादा मटेरियल्स को वेस्ट करना मेरे ख्याल से तो बर्बादी है। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त बेचारा साहिल वेदा स्पिरिचुअल मास्टर्स के सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश ही कर सकता था, जो जवाब देने उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे, क्योंकि उसे सिर्फ बाहरी डिजाइन का ही पता था, जिसके कारण अंदर इंजन कैसा होना चाहिए ये स्पिरिचुअल मास्टर्स का सरदर्द था। पर राहुल यह अच्छे से जानता था कि भले ही यह स्पोर्ट्स कार बनाना उनके लिए मुश्किल बात थी, पर इससे उनका दिमाग एक नई दिशा की ओर खुल जाने वाला था। ऐसी चीज उन्होंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में इमेजिन तक नहीं की थी। और अब फालतू की डिस्कशन सीरियस डिस्कशन में बदल चुकी थी। वैसे जैसा तुमने कहा, इसकी पूरी बॉडी को स्टील का रखना है, तो ये युद्ध के समय बहुत ही ज्यादा उपयोगकारी सिद्ध होगी। उद्धरण चिन्ह। पर अगर हमें इसे युद्ध के लिए उपयोगकारी बनाना है तो हम इसको इतनी नीचे नहीं रख सकते। इसे कम से कम जमीन से कुछ ऊपर तो होना ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। और इसके व्हील को रबड़ का ही क्यों होना चाहिए? क्या यह आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं हो जाएगा? अरे हम इसको आयरन से क्यों नहीं बना सकते? उद्धरण चिन्ह। अरे अगर यह स्टील की होगी तो क्या ये तबाही कारक नहीं हो जाएगी? अगर ये तेज स्पीड में चलते हुए किसी अनजान शख्स से टकरा गई तो? उद्धरण चिन्ह। आखिर तुम्हें क्यों लड़ाई के वक्त इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करना है? उद्धरण चिन्ह। मोहित सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स को डिस्कशन में डूबते हुए देखता है। वह साहिल को देखकर एक स्माइल करता है और बोलता है, यंग मास्टर साहिल, जब भी ये लोग कोई नई चीज देखते हैं तो यह ऐसे ही बिहेव करते हैं। आप प्लीज इनको और इनकी बातों को इग्नोर कीजिए और चिंता मुक्त हो जाए। मैं इसे आपके अकॉर्डिंग 9 दिनों में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा अपने सर को हाँ में हिलाता है और बोलता है, ठीक है, पर याद रखना कि तुम्हें इसे पेंटिंग के हिसाब से ही बनाना है। अगर ये दिखने में ही अच्छी नहीं हुई तो तुम इसके अंजाम को समझ ही सकते हो। इससे मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। उद्धरण चिन्ह। यंग मास्टर साहिल, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। साहिल महेंद्र अग्रवाल से बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता था। मोहित को कुछ और बातें समझाने के बाद साहिल स्पिरिचुअल मास्टर निवास से चले जाता है। साहिल को निवास से जाते देख स्पिरिचुअल मास्टर्स एक गहरी सांस छोड़ते हैं। यंग मास्टर साहिल के पास में सच में बहुत ही ज्यादा आइडिया हैं। उन जैसे शख्स को तो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर निवास को ज्वाइन करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी इसी डिजाइन को देख लो, ये कितना ज्यादा कूल या ओसम है। मैं तो कभी भी इस चीज को इस दुनिया में इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उद्धरण चिन्ह। हालांकि यह यंग मास्टर की स्पोर्ट्स कार पहले देखने में काफी अजीब लग रही थी, पर अब मैं इसको और ध्यान से देखता हूं तो मुझे ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर इसे असली मटेरियल्स से बनाया जाए तो ये दिखने में कैसी लगेगी। उद्धरण चिन्ह। स्पिरिचुअल मास्टर के निवास स्थान को छोड़ने के बाद राहुल सीधा अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह घर में एंटर करता है वैसे ही उसे इस बारे में रिपोर्ट किया जाता है।
यंग मास्टर, क्राउन प्रिंस ने वेदा निवास में लेटर भेजकर आपको अपने निवास स्थान पर आपके उत्तरी इलाके के डिप्यूटी गैरिसन कमांडर बनने की खुशी में आयोजित एक पार्टी में बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा की आंखों की एक भान शक के कारण ऊपर की ओर उठ जाती है और वह सामने खड़े नौकर से पूछता है, मैं समझ चुका हूँ, पर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि पिताश्री वापस आ गए हैं? उद्धरण चिन्ह। मास्टर अभी स्टडी रूम में हैं। उद्धरण चिन्ह। साहिल सौरभ वेदा के स्टडी रूम के बाहर पहुंच जाता है और दरवाजे को खटखटाता है, जिसके दरवाजा खटखटाने पर अंदर से आवाज आती है, अंदर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनते ही साहिल अंदर चले जाता है। कमरे के अंदर जाते ही साहिल सौरभ वेदा को देखकर सीधा सीधा मुद्दे पर आते हुए बोलता है, पिताश्री, मुझे क्राउन प्रिंस ने अपनी पार्टी में बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा स्माइल करता है और बोलता है, तो चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। साहिल अपनी आंखों की एक भान को उठाता है और बोलता है, पर मुझे इस वक्त क्राउन प्रिंस ने अपनी पार्टी में इनवाइट किया है, अगर मैं उनकी पार्टी में जाता हूं तो क्या दूसरे प्रिंस यह नहीं समझेंगे कि मैं क्राउन प्रिंस की ग्रुप का मेंबर हूं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और क्या मोहित असल में स्पोर्ट्स कार को बना पाएगा? और आखिर क्यों क्राउन प्रिंस ने बुलाया है राहुल को अपनी पार्टी में? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है।